नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन और साथ ही कल आपको शहरों में कमाई के कहां मिलेंगे मौके। आप हमसे जुड़ सकते हैं, शो में सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222666। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शो में शामिल होंगे। साथ ही आज है हमारे साथ खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही बिजनेस रिसर्च से कुशल गुप्ता से जानेंगे कल के लिए बाजार के अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार भारी गिरावट के साथ ही बंद हुए। हमने देखा सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूटा। तो निफ्टी अपने ऊपरी स्तर से 17% लुढ़क कर 15,400 के नीचे बंद। बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं आप 700 अंकों से ज्यादा फिसला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही 2% की गिरावट के साथ आज हुए बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये भारी बिकवाली क्यों और कहां से आई। भारतीय बाजारों के लिए आज खराब नहीं बेहद खराब ट्रेडिंग सेशन रहा। और बेहद खराब इसलिए कि मजबूत शुरुआत होने के बाद अगर आप गिरकर बंद हो और वो भी अच्छा खासा बेहद अहम लेवल के नीचे और वो भी बड़ी इवेंट के बाद, तो वाकई में चिंता की बात है। हुआ यूं कि अमेरिका में कल देर रात फेड की बैठक थी। 0.5% अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद अमेरिकी फेड ने जो कमेंट्री की उसको लेकर लोग अपना अपना अलग अलग अंदाज लगा रहे थे, मतलब निकाल रहे थे। हुआ ये भी कि बैठक के बाद थोड़े अमेरिकी बाजार बढ़कर बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि फेड की बैठक के बाद जो कमेंट्री है फेड चेयरमैन की, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। और इसके चलते भारतीय बाजार भी मजबूती के साथ 100 पॉइंट ऊपर खुलते हुए दिखे। लेकिन 15,850 15,900 वो पहली ऐसी रुकावट की जगह थी निफ्टी में जो पिछले 2 सेशन से हम पार नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी वैसा ही हुआ। उस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी और ये प्रॉफिट बुकिंग मिड सेशन से काफ़ी तेजी से बढ़ती हुई नजर आई। अब बढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। लगातार पिछले 3 दिनों से 15,650 के लेवल को निफ्टी होल्ड करके चल रहा था। आज वो लेवल भी धराशायी हो गया और 33,000 का लेवल बैंक निफ्टी पर जो मजबूत सपोर्ट माना जा रहा था वो भी आज टूट गया। और टूटने के बाद एक भी बार बाजार इस लेवल के ऊपर वापस निकल नहीं पाए और गिरते गिरते दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर 15,350 के आसपास बंद होते दिखे निफ्टी पर। 350 अंकों का नुकसान, और अगर 150-200 पॉइंट के ऊपर की तेजी गिने तो करीबन ऊपरी स्तरों से 500 पॉइंट फिसलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीबन 1200 पॉइंट फिसलता हुआ आपको नजर आया। सुबह मूड माहौल अच्छा था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी और बंद होते होते बिल्कुल विपरीत स्थिति और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी जबरदस्त पिटाई होती दिखी। तो आज के सेशन में 2 बड़ी दिक्कतें थी कि जो एक उम्मीद थी कि फेड की बैठक हो जाने के बाद बाजार स्टेबल होंगे, वो उम्मीद खत्म होती दिखी। और दूसरा ये कि ओवरसोल्ड मार्केट होने के बाद ऐसा लगा कि एक तेजी बन सकती, बाउंस बैक आ सकता है, वो बाउंस बैक बिल्कुल भी टिका नहीं। और तीसरा ये कि एफआईज की तरफ से जो लगातार बिकवाली है वो आज भी होती दिखी। तो और कह सकते हैं कि कुछ नए लेवल्स बाजार ने तोड़े और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा है। तो अब डर भारतीय बाजारों के लिए भी यही है कि क्या ग्लोबल मार्केट्स की तरह हम भी बेयर मार्केट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका जवाब शायद अगले हफ्ते आपको मिले। जो हम अहम लेवल है आगे के उन्हें होल्ड कर पाएंगे या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर आज एक बेहद निराशाजनक, बेहद खराब, बेहद कमजोरी वाला सेशन भारतीय बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट्स दोनों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,257 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 1,929 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, भारी गिरावट वाला दिन, फेड की बैठक और उसके फैसलों के बाद एक रिएक्शन बाजार का देखने को मिला। लाल निशान में बाजार बंद हुए और
अमेरिकी बाजार भी काफी भारी गिरावट के साथ खुले भी हैं। फिलहाल आने वाले दिनों के लिए बाजार का क्या आउटलुक आप देखते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज जो गिरावट आई है वो फेड की कमेंट्री के बाद आई है और कमेंट्री में दो चीजें जो मार्केट्स को पसंद नहीं आई और मुझे लग रहा है उसी के कारण मार्केट्स में बिकवाली आ गई, वो ये है कि ग्रोथ का अनुमान उन्होंने कम कर दिया है, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है और उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि मैक्रो नंबर्स देखने के बाद वो 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का वापस इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे जब जुलाई में वापस फेड मीटिंग होगी। तो मेरे ख्याल से ये ग्लोबल का लिक्विडिटी का सेल ऑफ के कारण आज इंडियन मार्केट्स में भी काफी भारी बिकवाली देखने को मिली और जैसे अनिल जी ने कहा कि ग्लोबली सारे मार्केट्स डाउन हैं तो इंडियन मार्केट्स भी ऑब्वियसली आउट परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल नहीं था। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाले फ्यू सेशंस में अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 15,000 का रहेगा। मुझे लग रहा है कि 15,000 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, बट अगर 15,000 का लेवल टूटता है और मार्केट्स संभाल नहीं पाती है तो आपको और थोड़ा करेक्शन और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा तो मानना है कि आपको इस बाजार में थोड़ा-सा कॉशियसली अपना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखिए क्योंकि इंडेक्स में बहुत वोलेटिलिटी है। आज तो वीकली एक्सपायरी भी थी, बट जो फ्रेश एक्सपायरी है उसमें 15,000 का लेवल अगर मार्केट्स मेंटेन करता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी ना थोड़ी कहीं न कहीं पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँ कि अभी उक्रेन में फ्रेंच और दूसरे जो यूरोपियन लीडर्स वो पहुँचे हैं, अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज़ अगले हफ्ते में वॉर के न्यूज़ फ्लो पे आता है, अगर मान लीजिए कोई सरेंडर की खबर आती है या वॉर खत्म होने की बात होती है, तो मार्केट्स को ये बात बहुत पसंद आएगी और जितने तेज़ी से मार्केट्स गिरे हैं, मुझे लग रहा है आपको एक अच्छा उछाल भी शायद देखने को मिलेगा। तो हमको ये इवेंट के लिए अगले हफ्ते तक रुकना चाहिए और मेरे ख्याल से अगर कोई भी सिग्नल यहाँ पे मिलता है, तो मार्केट्स में उछाल भी उतनी तेज़ी से आ सकता है। बिल्कुल। और हफ्ते भर का नजरिया किसी को इस बाजार में रखना हो किसी स्टॉक में, अविनाश जी, तो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? स्वाति, आज जो स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से रुझान दिखा रहा था वो मारुति सुजुकी था। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पोजीशन ली जा सकती है। हमको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में अभी ग्रीन शूट्स डेफिनेटली दिख रहे हैं। सेमीकंडक्टर का इशू भी स्लोली सुलझ रहा है। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 दिनों के लिए 8,100 8,200 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक पोजिशनल बेट 8 से 10 दिन के लिए लिया जा सकता है। तो ये हमारी तरफ से पोजिशनल आइडिया। पोजिशनल व्यू मारुति सुजुकी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं, जानते हैं क्या सवाल है। और सबसे पहला सवाल इस वक्त जो हमारे पास है वो है प्रदीप चौबे साहब का, भोपाल से सवाल भेज रहे हैं। इनका इंटरग्लोब एविएशन पर सवाल है। 45 शेयर इनके पास है इंडिगो के और जिस पर इनकी खरीद है 1820 रुपए की। फिलहाल इन्हें नुकसान है अपनी इस खरीद पर। हालांकि हमने आज ही खबर में देखा एटीएफ की कीमतें बढ़ने से शेयर में डाउनफॉल भी आया। एटीएफ का दाम 16% बढ़ा है जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है। फिलहाल इनकी खरीद पर आप क्या राय देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए इनका अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लंबे समय के लिए है तो इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि आज जो एटीएफ की न्यूज़ फ्लो आ गई वो डेफिनेटली इनके लिए खराब है क्योंकि एटीएफ का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनके मार्जिन्स में और दबाव आएगा। क्रूड की कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट हमने इसके मार्जिन्स पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर तो रशिया यूक्रेन की वॉर पे ऊपर रहेगा। होपफुली अगर ये वॉर खत्म होती है तो आने वाले सत्र में ये स्टॉक उतना ही तेजी से बाउंस बैक हो सकता है। इसमें पॉजिटिव बात ये है जो मैं पहले भी आपके शो पे बता चुका हूँ कि ये 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करते हैं और यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि कोई रिकवरी अगर आती है क्रूड के प्राइस में, अगर सॉफ्टनेस आती है तो इनको जरूर फायदा होगा। तो थोड़ा लंबा समय सोचिए, कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि मैक्रो फैक्टर्स एक बार अच्छे होंगे तो इसमें अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल लगेगी। इंटरग्लोब एविएशन बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अगला सवाल हमारे पास है कोलकाता से जमील अहमद साहब का। टाटा मोटर पर इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 81 की। टाटा मोटर पर अभी फिलहाल क्या करने की सलाह देंगे आप इन्हें? इनको बहुत जबरदस्त मुनाफा हो रहा है अपने इस शेयर में। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट स्वाति, काफी अच्छा लग रहा है कि इन्होंने सही प्राइस पे एंट्री की है। लेकिन मैं ये और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रा साहब है जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, इन्होंने कहा है कि 24 तक FY 24 तक टाटा मोटर्स बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी होगी और वो काफी हद तक JLR में अच्छी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। हालांकि अभी काफी चैलेंजिंग टाइम है, बट अगर किसी को इनको अगर साल भर का टाइम फ्रेम है, अगर 12 से 15 महीने का,
तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी इस प्राइस पे बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिगर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, गाड़ियों की बिक्री अच्छी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो थोड़ा समय अगर ये होल्ड ऑन करते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफ़ा भी बन सकता है। इनफैक्ट काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज़ अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। टाटा मोटर्स में होल्ड करने की राय दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। जम्मू से सन्नी कुमार सवाल पूछे, जोमेटो पर इनका सवाल है और जोमेटो पर 200 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 67 रुपए और 75 पैसे। जोमेटो पर इन्हें है 110 का लॉस भी। क्या करने की सलाह देंगे स्टॉक में? नहीं, इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि इनको इस शेयर से निकल जाना चाहिए। लॉस काफ़ी बड़ा नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये धंधा कैश बर्न का धंधा है, अभी भी कामकाजी मुनाफ़ा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, और जिस प्रकार से एक्सपेंशन के लिए ये पैसा लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देखिए अगले 1.5-2 साल के लिए तो मुनाफ़ा बनेगा ही नहीं। हालाँकि इनका बिज़नेस बहुत अच्छा है, बट अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी महँगे हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इनको निकल जाना चाहिए। तो जोमेटो लिमिटेड एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अगला सवाल लेते हैं, चंडीगढ़ से प्राची सक्सेना पूछ रही हैं, एचडीएफसी बैंक पर इनका सवाल है और एचडीएफसी बैंक के 120 शेयर इनके पास है, जिन पर इनकी खरीद है 1500 रुपए की। इन्हें नुकसान भी है, और साथ ही हमने देखा पूरे ओवरऑल मार्केट की गिरावट में बैंकिंग शेयरों में भी चौतरफा दबाव देखने को मिला, और स्पेशली ये शेयर तो 19 महीने के निश्चित स्तर को भी छू चुका है। अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक में क्या राय देंगे इन्हें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एचडीएफसी बैंक पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, और अभी तो खराब मार्केट में और भी गिरा है। इसका मेन कारण है स्वाति कि काफ़ी लोगों का मानना है कि ये जो मर्जर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का होना है, वो एचडीएफसी बैंक के लिए लाभदायक नहीं होगा। बट मेरा मानना है कि आपको इसमें अगर सही पैसा बनाना है, तो आपको मिनिमम एक 8 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, जब मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। बैलेंस शीट की साइज़ बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स नंबर्स देखना चाहती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके काम करिए। ये बैंक में एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इकोनॉमी अगर बढ़ती है तो बैंक में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हालांकि स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से गिरा है, मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का ले लें। तो 12 से 15 महीने के नजरिए के लिए होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी बैंक में अविनाश गोरक्षकर की। पुणे से किरण जी का सवाल लेते हैं, आईआरसीटीसी पर इनका सवाल है। आईआरसीटीसी के 100 शेयर है इनके पास, जिस पर इनकी खरीद है 919 रुपए की। फिलहाल शेयर में इन्हें हो रहा है नुकसान। नुकसान पर तो बैठे हैं, तो क्या किया जाए? नहीं स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आईआरसीटीसी एक गवर्नमेंट मोनोपोली बिजनेस है, और हम सभी जानते हैं कि रेलवेज की अहमियत हमारे कंट्री में कितनी है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आई है और लेटेस्ट, जहां पे हमने सुना है कि मुंबई और पूरे इंडिया में कोरोना के केसेस वापस शुरू हो चुके हैं, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज आईआरसीटीसी के लिए हो सकता है। बट हमारा मानना है कि जिस प्रकार की वैक्सीनेशन हुई है, बूस्टर शॉट हो चुके हैं, इस बार ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पूरी तरह से रेलवेज को बंद किया जाएगा। अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीने का है, तो स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, 600 रुपए का। तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज करिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि इस स्टॉक में काफी अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स है। जब नॉर्मल सी आएगी तभी मुनाफे की स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, इस प्राइस पे बिल्कुल लॉस मत बुक करिए। आईआरसीटीसी में बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। आइए अब देख लेते हैं कल के बाजार के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताइए कल के मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं? जी, तो बाजारों के लिहाज से कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। खासकर अगर आप देखें तो कल का कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, और किस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे उस पर तो हमारी नज़र रहेगी। साथ ही ट्रिगर्स के लिहाज से आप देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था 2 रुपये 85 पैसे का, वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। यही नहीं, अवंतल के शेयर पर भी नजर रखिए, जो बोनस शेयर जारी किया था इन्होंने 3:1 के रेशियो में, ये भी एक्स डेट होगा। और साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से कल 3 बड़े इवेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी, दूसरा मई महीने के जो कोर सीपीआई आंकड़े हैं यूरोप के लिहाज से वो काफी अहम रहेंगे, और तीसरा यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आएंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। तो डेफिनेटली ये 3 बड़े ग्लोबल इवेंट्स पर आपको डेफिनेटली कल के सत्र में नजर रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। कल जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों की नज़रें कई सारे ट्रिगर्स पर होगी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि यूक्रेन में आज
जो यूरोप के 3 बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं। उस मुलाकात में क्या कुछ रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति लाने की तरफ या युद्ध खत्म करने की तरफ कोई बड़ी बात बनती है क्या, ये मूड बनाने या बिगाड़ने वाली एक मीटिंग हो सकती है अगर वहाँ से कोई संकेत मिलते हैं तो। दूसरा, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 550 नीचे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में आज फिर से कमजोरी होगी, इस बात का डर और आशंका है। देखते हैं अमेरिकी बाजार किस तरह का ट्रेड करते हैं और सुबह डाउ फ्यूचर्स आपको कैसे नजर आते हैं, ये दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा। तीसरा ट्रिगर होगा हमारे लिए अपना कि आज फिर से एफआईएस की बिकवाली कितनी होती है, क्योंकि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर ऑल टाइम लो 11% के आसपास पहुंच चुकी है, तो एफआईएस के सेल फिगर्स भी देखने होंगे। चौथा बड़ा ट्रिगर होगा कि वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है, एक्सपायरी होने के बाद क्या वाकई में पोजीशंस के लिहाज से बाजार अभी भी हल्के। पांचवा और सबसे बड़ा ट्रिगर ये क्या, आज इंट्राडे में जो तेज गिरावट हुई है उसके बाद कल सुबह कितने मार्क टू मार्केट और मार्जिन कॉल्स ट्रेडर्स की तरफ से आते हैं जो बाजार पर दबाव बनाते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके बीच में आपको कल भारतीय बाजारों की शुरुआत करनी है। अब जो अहम सपोर्ट लेवल बाजारों के लिए आता दिख रहा है वो है निफ्टी पर 14,900 से लेकर 15,200 की रेंज, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तर पर 15,500 से 15,700 की रेंज वो होगी जहाँ पर आप निफ्टी में रुकावट आते देखेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 32,200 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 33,000 33,300 वो रेंज होगी जहाँ पर जाकर बाजार रुकते अटकते हुए नजर आएंगे। तो बेहद मुश्किल माहौल है, खराब है बाजार, पूरी तरह से न्यूज़ पर खबरों पर एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कल के सेशन में भी हफ्ते के आखिरी दिन इन्हीं सारे ट्रिगर्स पर आप रखिएगा नजर। और आइए अब देखते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल ऑप्शन के जरिए सेल साइड या पुट लेने का ही सलाह रहेगा। आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है, कल वीकेंड है, फ्राइडे का सेशन है, तो कल ये कंटिन्यू रह सकती है। तो पहला ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 170 का पुट 4 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेगा 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक का। दूसरा जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में ब्रेकडाउन है, 300 रुपए का पुट 14 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 ऑप्शन कल के लिए रहेंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? इनफैक्ट स्वाति, जो आज स्टॉक है वो एक वेल ट्रस्टेड पुराना नाम है और कंपनी का नाम है आईटीसी। आईटीसी मुझे लग रहा है कि इस बाजार में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और आज के खराब बाजार में भी यहाँ पे भारी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स भी देखें तो पिछले साल कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स किए थे। इनफैक्ट उनके सारे बिजनेस जैसे कि सिगरेट्स है, एफएमसीजी है, होटल्स, पेपर है, वहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला था। हमारा मानना है कि इस साल भी FY23 के लिए अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात डिविडेंड पे आउट पिछले साल 93% था और ये डेफिनेटली शेयर को एक अच्छा डिविडेंड यील्ड भी देता है। हमारा मानना है कि करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो 6 to 12 मंथ्स पे करीबन 305 310 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है और इसमें डेफिनेटली ऐसे खराब बाजार में ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। हमको लग रहा है कि पैसा भी बचेगा और ग्रोथ भी आएगा। तो मेरी तरफ से ये स्टॉक आईटीसी फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। अगले 6 से 12 महीनों के लिए आईटीसी में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, एक सवाल हमारे पास आ रहा है एक कॉलर का। कोलकाता से धर्मेश गुप्ता साहब सवाल टाटा स्टील पर पूछ रहे हैं। 90 शेयर इनके पास है जिन पर इनकी खरीद है 1,000 रुपए की। हमने देखा कि कमजोर ग्लोबल क्यूज से तो तमाम जो शेयर है मेटल स्पेस में भी तेज गिरावट है और स्पेशली ये तो 14 महीने के निचले स्तर पर भी लुढ़क गया है और इनको नुकसान भी हो रहा है अपने इस खरीद पर। टाटा स्टील में क्या करने की सलाह देंगे इन्हें? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति, जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि मेटल सेक्टर में और भी खराब नंबर्स आने की अपेक्षा है। इनको 7-8 हजार रुपए का लॉस जरूर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये पोजीशन से अभी निकल जाए क्योंकि आगे अगर स्टॉक और थोड़ा गिरता है तो लॉस और बढ़ेगा और मेरे ख्याल से कोई दूसरे सेक्टर में पैसा लगाए जहां पे ये लॉस रिकवर हो सकता है, जैसे कि ऑटो है जहां पे M&M काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके बाद L&T है। तो अभी समय है स्विच करने के लिए क्योंकि आने वाले दिनों में और भी गिरावट आएगी। तो L&T से अभी माफ कीजिए टाटा स्टील से अभी एग्जिट करने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।